हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। चलिए तो बढ़िया रहिए। तो आज हम आप लोगों से सॉलिड स्टेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिससे नॉर्मली नीट और ट्वेल्थ में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी जेई में भी आते हैं। क्लियर? तो चलिए आज हम आप लोगों के साथ देखते हैं क्या सॉलिड स्टेट का टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। जिस सॉलिड को हम डिवाइड करेंगे 4 टाइप्स में। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम डिवाइड करेंगे 4 टाइप्स में। पहला हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कौन सा? आयोनिक सॉलिड। दूसरा हम देखेंगे मेटेलिक सॉलिड। तीसरा हम देखेंगे कोवैलेंट सॉलिड। आयनिक, मेटेलिक, कोवैलेंट। और लास्ट हम देखेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्लियर? सबसे पहले हम देखेंगे आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड। हमको क्रिस्टलाइन सॉलिड जो थे, हमको क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमारे कोर्स में 4 टाइप्स के मिलेंगे। पहला मिलेगा हमारा आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्लियर? अब यदि हम बात करें इन सबको, चलिए मैं डिवाइड कर देता हूं, अलग अलग स्टडी करेंगे अपन। तो यदि हम बात करें सबसे पहले आयनिक सॉलिड की, तो आयनिक सॉलिड में यदि हम देखें कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स की बात करें यदि हम आयनिक सॉलिड में, तो हमको आयनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल मिलेंगे आयन। ठीक है? और आयन आपको या तो पॉजिटिव यानी कैटायन मिलेंगे, या तो नेगेटिव यानी कि एनायन मिलेंगे। क्लियर? यदि हम मेटेलिक सॉलिड की बात करें, मतलब कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल मतलब क्या? जैसे देखिए ये हमारा जो सॉलिड बन रहा है, जैसे मान लीजिए ये हमारा सॉलिड बना, तो सॉलिड में ये जो पार्टिकल्स हैं, ये ये जो पार्टिकल्स है कौन से हैं, है ना? ये कॉन्स्टिट्यूंट्स पार्टिकल्स होते हैं। तो यदि हम बात करेंगे आयनिक सॉलिड में, तो हमको आयंस मिलेंगे। यदि हम बात करें मेटेलिक सॉलिड में, तो एटम क्या मिलेंगे? यहाँ पे मेटल एटम। क्लियर? कोवैलेंट सॉलिड में हमको मिलेंगे नॉन मेटल एटम। और मॉलिक्यूलर सॉलिड में हम बात करें तो यहाँ पे हमको मिलेंगे मॉलिक्यूल्स एंड एटम। क्लियर? तो ये हो गए कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स। मतलब कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल मतलब ऐसे पार्टिकल्स जो कि आपस में जुड़ के और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म करेंगे। क्लियर? तो जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म होगा, तो आयनिक सॉलिड में हमको ये मिलेगा, और मेटेलिक में, कोवैलेंट में और मॉलिक्यूलर सॉलिड में। अब बात ये आ रही है कि जो दो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल या कि ये पार्टिकल और ये पार्टिकल्स, तो ये पार्टिकल एक फोर्स से अटैच होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या? एक फोर्स से जुड़ेंगे जिसको हम बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम यहाँ पे सेकेंड पॉइंट डिस्कस करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयनिक सॉलिड में कौन सा फोर्स होगा, मेटेलिक सॉलिड में कौन सा? क्लियर? तो सबसे पहले यदि हम आयनिक सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि F=ZE²/R²। आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े होंगे, ये हमारा आता है F=KQ²/R²। क्लियर? तो इसमें आयनिक सॉलिड में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब टू अपोजिट आयंस के बीच में जो फोर्स लगेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे होगा आयनिक सॉलिड में। मेटेलिक सॉलिड में कौन सा फोर्स लगेगा? तो मेटेलिक सॉलिड में फोर्स लगेगा, यहाँ पे हमारा लगेगा मेटेलिक बॉन्ड। यदि हम कोवैलेंट सॉलिड की बात करें, तो कोवैलेंट सॉलिड में होगा कोवैलेंट बॉन्ड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में हमारा लगेगा वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन फोर्स। क्लियर?
तो ये हो गया हमारा किसमें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयनिक सॉलिड में लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यदि हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करें तो जैसे मान लीजिए ये हमारा न्यूक्लियस है, आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों के बीच में जो हमारा फोर्स होता है वो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब सेल का न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में फोर्स। ये यदि आप दो अपोजिट चार्ज ले लिए, एक एग्जाम्पल लेके देखूं तो एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया, चलिए Na+ और Cl-, इनके बीच का डिस्टेंस r, तो इन दोनों के बीच ये चार्ज Q, ये भी चार्ज Q, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा तो क्या होगा, K(Q²/r²). तो ये हमारा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मेटेलिक सॉलिड में होगा मेटेलिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और वॉन डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स। क्लियर। उसके बाद अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट, पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले इसका आयनिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होगा हाई। इसका मेल्टिंग पॉइंट, आयनिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा क्योंकि आयनिक पॉइंट है ना, जो हमारा आयनिक बॉन्ड है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। मतलब इसका वो क्या आपका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे NaCl ले लिए, अब आपको यदि NaCl को बॉईल करना है तो आपको कम से कम 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। 700 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रोक्स ये बॉईल होगा। क्लियर। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है आयनिक सॉलिड का। अब हम यदि बात करें मेटेलिक सॉलिड, क्लियर, तो मेटेलिक सॉलिड का भी हाई होता है, इसका भी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। मेटेलिक सॉलिड में जैसे मैंने ले लिया आयरन, तो आयरन का लगभग जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 2600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्लियर। कितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो इसका, मेटेलिक का, आयरन का, मतलब कॉपर हो गया, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, तो इनको बॉईल करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, तो इसका भी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर। अब यदि हम बात करें कोवैलेंट सॉलिड, तो कोवैलेंट सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है इससे भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए मैंने इसका वेरी हाई होता है, वेरी हाई बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए कोवैलेंट सॉलिड का मैं एग्जांपल दे दूं आपको, डायमंड के बाद मैंने दे दिया सिलिका, यानी कि मान लो सिलिका जैसे सॉइल। क्लियर। अब आपको सॉइल मिल गई, सिलिका मिल गया, मिट्टी मिल गई। अब मिट्टी को बॉईल करने के लिए कितना ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है कोवैलेंट सॉलिड का। क्लियर। वेरी हाई। आप लोग अभी तक देखे नहीं होंगे मिट्टी को बॉईल करते हुए, कुछ भी आप मिट्टी के साथ जलाओ बाकी चीजें बॉईल हो जाती है, मिट्टी सेफ रह जाती है, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। क्लियर। अब यदि हम बात करें मॉलिक्यूलर सॉलिड का, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट लो। क्लियर। ये हो गया हमारा थर्ड नंबर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसके बाद यदि हम नेक्स्ट एग्जाम, फोर्थ नंबर हम देखते हैं कंडक्टेंस। क्लियर। यदि हम कंडक्टेंस की बात करें तो जो हमारे आयनिक सॉलिड होता है इनका कंडक्टेंस होता है इन मोल्टेन स्टेट। कैसे होता है, इन मोल्टेन स्टेट में इसका कंडक्टेंस होता है। यहाँ पे हमको कंडक्टेंस के लिए इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। क्या मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल यहाँ ले लिया, इसके लिए कंडक्टेंस के लिए सोडियम, ये आगे चल के Na++1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो ये इसका कंडक्टेंस होता है। उसके बाद यदि हम मेल्टिंग पॉइंट है ना, मेटेलिक सॉलिड की बात करें तो मेल्टिंग है ना, इसका कंडक्टेंस हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट कंडक्टेंस। क्लियर। इसका हाईएस्ट कंडक्टेंस होता है और इसका कंडक्टेंस लो होता है और इसका भी कंडक्टेंस लो होता है। क्लियर। अब यदि हम बात करें मेटेलिक सॉलिड का, तो इसका कंडक्टेंस वेरी हाई क्यों होता है, तो इसका मैं नॉर्मली एक एग्जांपल लेता हूं। देखिए मैंने एग्जांपल ले लिया Fe, आयरन। अब Fe हमारा +2 एंड +3 फॉर्म में होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये मेटल है Fe का, ये आयरन का हमारा मेटल है।
अब इस मेटल में मान लीजिए ये Fe+2, Fe+3, Fe+3 2, Fe+3, Fe+3, Fe+2 इस तरह के हमारे मेटल्स हैं। क्लियर, इस तरह के मेटल्स हैं, मतलब ये मेटल्स में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, तो इस मेटल में एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्म होगा। क्या होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड मिलेगा। क्लाउड यानी गुच्छा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, और यदि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो इसका कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। क्लियर, तो इसलिए इसका हाईएस्ट कंडक्टेंस होता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत हैवी होते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसका कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। उसके बाद यदि हम कोवैलेंट सॉलिड की बात करें तो कोवैलेंट सॉलिड में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वैलेंस बॉन्ड से कंडक्टिव बॉन्ड में नहीं जा पाते। क्लियर, यदि हम बात करें कोवैलेंट सॉलिड की तो कोवैलेंट सॉलिड में नॉर्मली क्या होगा, जैसे देखिए ये हमारा वैलेंस बॉन्ड होते हैं और ये हमारा कंडक्टिव बॉन्ड होते हैं, मतलब कि ऐसे हमारे नॉर्मली इलेक्ट्रॉन यहां है, ये हमारा वैलेंस बॉन्ड है। अब यदि ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां जाएंगे, यदि ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां जाएंगे तो कंडक्टेंस होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है तो कोवैलेंट सॉलिड में यहां नहीं जा पाते। इलेक्ट्रॉन यदि कंडक्टिव बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब यहां इलेक्ट्रॉन अब्सेंट है, यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं है या इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन यदि अब्सेंट है तो इस तरह का हमारा सॉलिड कहलाएगा कोवैलेंट सॉलिड, जिसमें क्या होता है कि आपका जो कंडक्टेंस होता है वो लो होता है। क्लियर, उसके बाद यदि हम बात करें लास्ट हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में ये हमेशा मॉलिक्यूल्स फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया CO2, H2O, क्लियर, तो C डबल बॉन्ड O, C, तो इनमें क्या होगा, नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्डेड फॉर्म में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे कंडक्टेंस बहुत कम होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे N2O2 ये गैस है, आप सुने भी होंगे कि ये एक इंसुलेटर का काम करता है, मतलब लगभग यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है। क्लियर, तो वेरी लो कंडक्टेंस। अब यदि हम लास्टली इनके एग्जाम्पल की बात करें जो इम्पोर्टेंट है, नीट में यही आता है। क्लियर, तो यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, NaCl, KCl, CHCl, ZnS, मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो इस तरह के जिसमें आयंस मिलते हैं वो हमारा हो गया कौन सा, आयनिक सॉलिड। हम मेटेलिक सॉलिड की बात करें तो मेटल Fe, Zn, CO, एल्यूमिनियम, तो ये हमारे होते हैं मेटेलिक सॉलिड। हम कोवैलेंट सॉलिड की यदि बात करते हैं तो कोवैलेंट सॉलिड में जैसे मान लीजिए कार्बन कार्बन, सिलिकॉन सिलिकॉन, इस तरह के जैसे डायमंड। क्लियर, तो ये हमारे हो गए कोवैलेंट सॉलिड। इसी तरह यदि हम मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में CO2, वाटर। क्लियर, तो इस तरह के जो हमको एग्जाम्पल मिलते हैं वो हमारे हो जाएंगे कोवैलेंट सॉलिड। क्लियर, अब यहाँ पे आप लोग एक चीज याद रखिए, जो हम टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की स्टडी किए हैं ये हमारा एक नॉर्मल थ्योरी है। पता चले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिए कि सर ये वाला इसका एग्जाम्पल तो है ही नहीं, तो ये मान लीजिए यहाँ पे एक्सेप्शन केस आपको मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि ये थ्योरी गलत है, ये थ्योरी एकदम 100% सही है, क्योंकि हमारा एक नॉर्मल थ्योरी है जो कि अप्लाई हो रही है। क्योंकि आप देखे होंगे जितनी भी थ्योरी हैं 100% की, मतलब सारी थ्योरी अप्लाई नहीं होती, कुछ ना कुछ एक्सेप्शन केस रहता है। तो आप लोगों को ज़्यादा दिमाग लगाने से अच्छा बात है कि जिस एग्जाम में यदि कोई आपको नया क्वेश्चन मिलता है उसका एग्जाम्पल है तो आप इसी चार्ट में उसको नोट कर लीजिएगा, नीचे इस चार्ट में नीचे जगह छोड़ दीजिएगा और वहाँ पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि 1-2 एग्जाम्पल आपको एक्सेप्शन केस में मिलेंगे। क्लियर, चलिए तो इसको आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, एग्जाम में इसके एग्जाम्पल आते हैं,
क्लियर। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे उसमें हमारा थ्योरी नहीं है, बहुत मजेदार और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो हम आगे जो आगे वाली क्लास होगी बहुत मजेदार चीजें पढ़ने वाले हैं, आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, याद कर लीजिए। क्लियर, चलिए, थैंक यू सो मच।